नमस्कार दोस्तों। हम लोग बजट 2023-24 की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बजट 2023-24 अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल 2022 से 47 तक के बीच के समय को अमृतकाल का नाम दिया गया है और इस वर्ष पेश होने वाला बजट अमृतकाल का पहला बजट तथा 2024 लोकसभा चुनाव के पहले पेश होने वाला पूर्ण बजट कहा जाएगा। तो क्या क्या विशेषताएं हैं अमृतकाल के बजट की पहली, इसके बारे में जानेंगे। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए विजन पेश किया गया है जो कि सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगा। यह बजट 4 रूपांतरकारी अवसरों पर आधारित त्रिआयामी फोकस अमृतकाल का मुख्य आधार है। पूंजीगत निवेश पर व्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2022-23 में 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय में व्यय जीडीपी का 4.5% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 2023-24 में जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर पौध कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। पीएम आवास के लिए आवंटन 66% बढ़ाकर 89 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट 2.40 करोड़ रुपए का रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष बनाया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे के संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में व्यापक राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक के कुल आय वाले निवासी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देनी होगी। नई कर दर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 रुपए की मानक कटौती भी उपलब्ध होगी। व्यक्तियों एवं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए नई कर व्यवस्था ही डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ये इतनी मुख्य विशेषताएं थी। इसके अलावा बजट में अमृतकाल के विजन के रूप में क्या क्या प्रस्तुत किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा जल्दी। अमृतकाल के विजन में 3 बातें कही गई हैं। पहली, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। अगली, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण तैयार करने की बात कही गई है। इसके अलावा 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं। यही 7 प्राथमिकताएं अमृतकाल को बताती हैं। क्या क्या हैं 7 प्राथमिकताएं? पहली प्राथमिकता समावेशी विकास है। दूसरी प्राथमिकता अंतिम छोर तक
पहुंचना है, तीसरी युवा शक्ति, चौथी वित्तीय क्षेत्र, पांचवी हरित विकास, छठी क्षमता उभारना और सातवीं अवसंरचना और निवेश। ये क्या है? सप्तऋषि या 7 प्राथमिकताएं हैं बजट की। आगे क्या बताया गया है? सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, कृषि और सहकारिता, इसके बारे में क्या बताया गया है? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान करना, कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है, लक्षित निधियन पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए ऋण का आवंटन किया जाएगा। ये कृषि के क्षेत्र के प्रावधान है। अगला, भारत में मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। श्री अन्न योजना प्रारंभ की जाएगी। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद को सहायता दी जाएगी, मतलब हैदराबाद में मिलेट केंद्र की स्थापना की जाएगी। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। ये इतनी बात कृषि क्षेत्र के लिए कही गई है। आगे क्या है? आगे संस्थागत कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की बात कही गई है इस वाले आरेख में, और इसमें रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की बात कही गई है। आगे सबका साथ सबका विकास में समावेशी विकास। स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया गया है? स्वास्थ्य के बारे में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे जान लेते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि GDP का कितना किया गया है, इसमें जान लेते हैं। स्वास्थ्य में ये 2019 में स्वास्थ्य में GDP का खर्चा 1.4% था और 2023 में स्वास्थ्य पर 2.1 था। इसी प्रकार से मतलब बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से 2019 में एजुकेशन पर खर्चा 2.8% था और 2023 में एजुकेशन पर खर्चा 2.9% है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि की गई है, दोनों के खर्चे में वृद्धि की गई है। आगे शिक्षा और कौशल। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार करने की बात कही गई है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने की बात की गई है। पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। आगे सभी के लिए सुविधाएं। सभी के लिए सुविधाओं में क्या रखा गया है, इसमें क्या बताया गया है? सभी के लिए सुविधाओं में पहला क्या है? ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं अभी तक। आगे PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण किया गया है। मतलब किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत पैसा दिया जा रहा है, उसकी बात कही गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर की बात कही गई है और प्रधानमंत्री जनधन योजना में ही 47.8 करोड़ खाते खोलने की बात कही गई है। इसी प्रकार से 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए
220 करोड़ कोविड टीके लगाने की बात बजट में बताई गई है और उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है। आगे एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। आगे क्या बताया गया, अंतिम छोर तक पहुँच। अंतिम छोर तक पहुँच की बात क्या कही गई है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। कर्नाटक में सूखा संभावित क्षेत्र को धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और प्राचीन पांडुलिपियों के लिए डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। अब अवसंरचना में क्या किया गया है, अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना। इसका प्रभाव क्या होगा, विकास और रोजगार में वृद्धि होगी। अगर अवसंरचना का विकास होगा तो इससे अर्थव्यवस्था विकसित होगी और रोजगार में वृद्धि होगी। क्या है अवसंरचना विकास में, पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। मतलब पूंजीगत निवेश को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखा जाएगा। और रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक बजट 2.4 लाख करोड़ जारी किया गया है। पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजी हेतु निर्मित 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। आगे क्या है, क्षमता उभारना, आस्था आधारित सरकार। क्या उपाय हैं, उपाय क्या हैं, संभावित परिणाम क्या हैं। भारत में एआई का निर्माण, 3 शैक्षिक संस्थाओं में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना करना। इसका परिणाम क्या होगा, कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान होगा। अगला, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना। इसका परिणाम क्या होगा, स्टार्टअप और अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाना। अगला, विवाद से विश्वास फर्स्ट, एमएसएमई के लिए लचीला संविदा निष्पादन। इसका परिणाम क्या होगा, कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एमएसई को राहत। अगला, ई कोर्ट का चरण 3 शुरू करना। इसमें कारगर न्याय प्रशासन की व्यवस्था की बात की गई है। अगला, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। इसमें क्या बताया गया, रोजगार की संभावनाओं और व्यवसायों के लिए अवसरों का उपयोग करना। मतलब ये काम इधर के अगर किए जाएंगे तो इसके ये संभावित परिणाम होंगे। अगला, प्रयोगशाला में निर्मित हीरा क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान। इसका क्या संभावित परिणाम होगा, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम की जाएगी। आगे, हरित विकास के क्या परिणाम हैं, पीएम प्रमाण की शुरुआत। हरित विकास के लिए पीएम प्रमाण की शुरुआत की गई है। हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और अन्य पहले की गई हैं। 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र की बात कही गई है। इसमें क्या बताया गया, पीएम प्रमाण में क्या बताया गया है, इसमें राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र की बात में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाएंगे। आगे, हरित ऋण कार्यक्रम में क्या बताया गया है, संभरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचित किया जाएगा और संभरणीय
पारितंत्र विकास, इसमें क्या बताया गया है, तटरेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधरोपण के लिए मिट्टी की शुरुआत की जाएगी या मिशन की शुरुआत की जाएगी। आर्द्र भूमियों के इष्टतम प्रयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन किया जाएगा। अगला अमृत पीढ़ी युवा शक्ति, इसमें क्या बताया गया है, PMKVI 4 की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। आगे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय, घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपरक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना है। अगला तीसरा, युवा शक्ति में क्या बताया गया है, यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यूनिटी मॉल में ODOP, एक जिला एक उत्पाद, GI और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या बताया गया है, किसके लिए, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक के लिए लाभ और केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की बात की गई। इन सब के लिए क्या बताया गया, जान लेते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, इसमें क्या बताया गया, ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने की बात की गई है। महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक वार्गी नई लघु बचत योजना शुरू की जाएगी। अगला क्या बताया गया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या बताया गया है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। इसमें क्या, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना में क्या बताया गया है, कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी लाएगी, इसमें ये बताया गया है। आगे क्या बताया गया है, MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम, इसमें 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार किया जाएगा। ये बातें वित्तीय क्षेत्र में बताई गई हैं। राजकोषीय प्रबंधन में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है 50 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण, राज्यों को 50 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना होगा और राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबद्ध होंगे। अगला राजकोषीय सुधार में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा 3.4% किया गया है। राजकोषीय समेकन में इसमें बताया गया है वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और बृहद अर्थव्यवस्था के मूल तत्व का सहारा, ये सब डाटा हैं, सारे आंकड़े हैं। राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार, मतलब राजकोषीय किसमें, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी घाटा के डाटा है। ये GST से संबंधित डाटा है। ये संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय से संबंधित डाटा है और ये NPA के चलते बैंकों की सुधरती अस्थिर गुणवत्ता से संबंधित डाटा है। ये सारे डाटा हैं। आगे कर प्रस्ताव में क्या बताया गया है, इसमें प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ, इसमें क्या बताया गया है,
उच्चतर निर्यात, उच्चतर घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन, हरित ऊर्जा और गतिशीलता। इसमें सीमा शुल्क में परिवर्तन से क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में बताया गया है। इसमें अगर पहला बताया गया है लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात, इससे क्या लाभ होगा। पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए लाभ होगा। अगला, मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात, इसमें मूल्य संवर्धन बढ़ावा मिलेगा। डिनैचर्ड इथेल अल्कोहल रसायन उद्योग के लिए लाभप्रद होगा। प्रयोगशाला निर्मित हीरों के विनिर्माण के लिए बीज, इससे निर्यात संवर्धन बढ़ेगा। श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट, आधिकारिक समुद्री निर्यात के लिए वृद्धि होगी। और इसी प्रकार से मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के लिए के बराबर लाने के लिए इसमें क्या होगा, शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष कर के संबंध में क्या बताया गया, अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत देने की बात कही गई है। इसमें क्या बताया गया, करदाताओं, पहला बताया गया है करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटे के भीतर संसाधित किया गया। आगे, औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटकर 16 दिन रह गई। आगे, इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। अगला, निजी आयकर को और सरल बनाया गया है। इसमें क्या बताया गया है, नई कर व्यवस्था में आयकर के लिए कर आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। कर आय सीमा को पहले जो छूट की सीमा 5 लाख थी उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसमें क्या बताया गया है, छूट की सीमा 0 से 3 लाख रुपए तक की तो नील है, कोई कर नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख रुपए अगर है, कर 3 से 6 लाख रुपए अगर आए है तो कर की दर 5% होगी। 6 से 9 लाख अगर आए है तो कर की दर 10% होगी। 9 से 12 लाख अगर आए है तो 15%, और 12 से 15 लाख अगर आए है तो 20% कर देना पड़ेगा। और 15 लाख से अधिक अगर इनकम है तो 30% कर करदाता को देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आगे इसमें क्या लिखा है, नई कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। अर्थात अधिभार कर की दर जो अधिकतम 37 थी इसे घटाकर 25% कर दिया गया है। और वेतन भोगी और पेंशन भोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं। आगे क्या है, उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है प्रकल्पित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यवसायियों के लिए सीमा बढ़ाना। 95% प्राप्तियां नगद रहित होंगी। आगे, MSME के लिए किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। अगला, 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ देना। इसमें बताया गया है। आगे क्या बताया गया है, स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार। स्टार्टअप की शेयरधारिता में निगमन के 7 वर्ष
से 10 वर्ष में परिवर्तन करने पर हुई हानि को अग्रहित करने से लाभ। आगे क्या बताया गया है, ये क्या है, इसमें बताया गया है केंद्र अथवा राज्य की संविधिक द्वारा स्थापित प्राधिकारों, बोर्डों व आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आय कर से छूट देने की बात कही गई है। इसी प्रकार से 31 मार्च 2025 तक IFSC सिटी को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि का विस्तार किया गया है। आगे बताया गया है इसमें रुपया कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है। इसमें 14% रुपया आने की बात 34% रुपया आने की बात बताई गई है सबसे ज़्यादा ऋण एवं अन्य देयता से। और सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, वस्तु एवं सेवा कर GST से। फर्स्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ऋण एवं अन्य देयता है और सेकेंड नंबर पर GST है और थर्ड नंबर पर निगम कर है। इसी प्रकार से इसमें रुपया कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ब्याज भुगतान पर 20%, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पर हो जाएगा करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी 18% और थर्ड नंबर पे हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्चा 17% हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। ये कहाँ से रुपया आता है और कहाँ जाता है। आगे विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन, मतलब मंत्रालयों के लिए किस मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। बजट में कितना कितना आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसी प्रकार से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.78 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसी प्रकार से किसान कृषि कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया और संचार मंत्रालय के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को बजट 2023-24 में धनराशि आवंटित की गई है। आगे अगर बात की जाए प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, किस योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो इसमें फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए आवंटन 1250 करोड़ रुपए किया गया है 2023-24 के बजट में। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन के लिए 70 करोड़ रुपए किया गया है, 70,000 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए बजट अनुमान में 5,943 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 लाख करोड़ रुपए आवंटन का अनुमान बताया गया है, जो 48,000 करोड़ रुपए था, इसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से फेम ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 5,172 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। अगर प्राप्तियों की बात की जाए
प्राप्तियां और व्यय की बात की जाए तो क्या क्या है। राजस्व प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 24 में बजट अनुमान 26.3% है। इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां 2024 में 18.7% हैं। इसी प्रकार से राजस्व प्राप्तियां 2024 में 35% का अनुमान लगाया गया है। राजस्व प्राप्तियां इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां 2024 में 13.7% प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हो गई। बजट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और आप लोग एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए बजट का, जो आगे हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और समय समय पर इसका रिवीजन करते रहिए दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।